रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ गट्स, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक चल रहा है क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड। तो डिसऑर्डर ऑफ गट जो है, इसमें डिसऑर्डर ऑफ गट मतलब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसको हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है, इसका दूसरा नाम है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो अब ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 का डिस्कस हुआ हुआ है, डायरिया, कंस्टिपेशन और अल्सर। डायरिया में हमारे पास दो तरह की कंडीशन होती है। एक तो कभी लूज मोशन हो जाते हैं और कभी कंस्टिपेशन हो जाती है। 2 कंडीशन होती हैं यहाँ पर भी हमारे पास। अच्छा, इससे पहले एक और डिजीज़ भी है, हार्ट बर्न, सीने में जलन वगैरह होना, उसको बोलते हैं डायपेप्सिया, ठीक है। डायपेप्सिया ये बीमारी, इसमें क्या होगा, इसमें सीने में जलन वगैरह होगी, हार्ट बर्न होगा और जो है ऐसा महसूस होगा तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गई मैदे में और गैस वगैरह होता है। तो इसको बोलते हैं डायपेप्सिया, ठीक है। तो इसके लिए हम इनो वगैरह इस तरह के साशे वगैरह ले लेते हैं। इसको इनकम्प्लीट डाइजेशन को बोलेंगे डायपेप्सिया। दूसरी डिजीज़ है यहाँ पर डायरिया। डायरिया में क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी कि ना बॉडी से वाटर लॉस होगा और बाउल मूवमेंट होगी ड्यू टू फास्ट पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। जब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका स्टूल पहुंच जाता है तो वहाँ पर मूवमेंट जो है बहुत फास्ट होने लगती है। यहाँ पर स्टूल यहाँ से मूव करता हुआ पूरा जो है, यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो यहाँ पर ये जो इसकी मसल्स की जो मूवमेंट होगी उसको पेरिस्टलेटिक मूवमेंट बोलेंगे। मसल जो है इस तरह मूवमेंट अप डाउन हो रहा होगा और मूवमेंट करता करता अंदर जो स्टूल है, स्टूल को फीसिस भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी जो पोटी है उसके 2 नाम हैं, स्टूल और फीसिस, ठीक है। CES आएगा, तो 2 नाम है इसके। अब ये मूवमेंट जो कर रहा है, ये मूवमेंट करेगा और मूवमेंट यहाँ से जो है, यहाँ से पूरी मूवमेंट होती हुई पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होगी और यहाँ पर आपकी ये आपका रेक्टम है, स्टूल आपका यहाँ पर आके रेक्टम में जमा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से पूरा जो मूव करता हुआ आके ये रेक्टम है। लेकिन अब लूज मोशन की कंडीशन, लूज मोशन में यही होगा कि वाटर जो है, ये जो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट जो हमने अभी देखी थी, लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट हो रही है ये बहुत फास्ट होने लगेगी। तो जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो थोड़ी बहुत वाटर जो होता है वो उसकी वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता और वो वाटर जो है आपकी स्टूल और फीसिस के साथ ही लूज मोशन बन जाते हैं और वो उसके साथ वाटर आपकी बॉडी से लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ORS का इस्तेमाल करना होता है। एक्सटर्नल सॉल्ट देते हैं आप अपनी बॉडी को। डायरिया होता है तो उनके पास 2 कंडीशन होती है, या तो उनकी पेरिस्टलेटिक मूवमेंट फास्ट होने की वजह से उनके जो वाटर है स्टूल के ज़रिए वो लॉस होता है, तो उसके साथ साथ जो है बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। या फिर उनको कभी कभी जो है स्टूल, जैसे यहाँ पर स्टूल आकर यहाँ पर स्टोर होता है और ये जब स्लो मूवमेंट होती है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट तो उस कंडीशन में होता है। उसके बाद ये यहाँ पर स्टूल जो है क्या करेगा, स्टूल कब बनता है, कंस्टिपेशन कब बनती है, कंस्टिपेशन उस कंडीशन में बनती है जब आपकी बॉडी जो है वाटर जो थोड़ा बहुत है आपकी उसमें फूड स्टूल में वो वापस रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। तो जब वो रीएब्जॉर्प्शन करेगी उस कंडीशन में कंस्टिपेशन बन जाएगी। तो जो डायरिया वाले पेशेंट हैं उनको कभी कभी दोनों कंडीशन ही रहती हैं। यहाँ पर क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, नोज़िया होगा, फीवर होगा, वीकनेस होगी। नोज़िया किसको बोलेंगे, दिल मतली होना, उल्टी आने वाली कंडीशन। और यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिक्वायर वाटर इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन ब्लड फ्रॉम कॉलन। अब जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी कैपिलरीज के ज़रिए हमारे ब्लड में चली जाती है, जो न्यूट्रिशन हमारे फूड में से हमें हासिल हुई है। तो अब यहाँ पर इसका मेन काज क्या है, इसका मेन काज ये है वाटर में जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उसकी वजह से,
और इन माल nourished individual, diarrhea consume adequate amount of water to replace loss, preferably mixed with essential salt and some amount। अच्छा, डायरिया जब होता है तो उस वक्त लूज मोशन होने की वजह से बॉडी से बहुत सारे सोल्ट्स निकल जाते हैं और वाटर भी लॉस हो जाता है। तो सोल्ट्स और वाटर की कमी को पूरा करने के लिए हम ORS का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ORS जो एक्सटर्नल सोल्ट है ORS में मौजूद होता है। आप उसके साशे को देखें कभी, अगर आपको मिले तो उसके पढ़िएगा। उसमें पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरीके से कुछ सोल्ट्स वगैरह होते हैं उसमें, तो वो बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। लेकिन अब इसमें यह कंडीशन भी है कि इसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटासिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के हम सिरप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंस्टिपेशन का क्या लिखा हुआ। कंस्टिपेशन में हमारे पास हम जब डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल ख़त्म कर देते हैं उस कंडीशन में होता है। कंस्टिपेशन में हमारा जो है ऐसी कंडीशन है जब पर्सन एक्सपीरियंस हार्ड फीसिस, ठीक है, हार्ड फीसिस, पर्सन को स्टूल जो है उसका हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से मेन काज क्या है, हार्डिंग ऑफ फीसिस ड्यू टू एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये मैंने अभी बताया कि हमारा जो कॉलोन था, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पॉइंट है, वहाँ पर वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, ठीक है। अब वो जब ज़्यादा देर वहाँ पर स्टूल रहता है, फीसिस वहाँ रहती है ज़्यादा देर, तो फिर हमारी बॉडी को जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो वापस से उस वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देती है। तो यही वजह है, तो फिर स्टूल जो है, फीसिस जो है वो हार्ड हो जाता है। डाइटरी फाइबर्स, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर। हम डाइटरी फाइबर्स जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं हमें, तो इस ऐसी कंडीशन में हमें ज़्यादातर फल और सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, फ्रूट्स वगैरह में भी और वेजिटेबल्स में भी। तो वो उसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, तो फिर वो हमारी जब बॉडी के अंदर ज़्यादा देर रहेगा ऐसा मटेरियल, ऐसी फूड, तो वो हाइड्रेटेड रहेगी, ठीक है ना, वो डिहाइड्रेशन नहीं होने देगी। तो इस वजह से फिर वो सॉफ्ट रहता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी, स्टमक भी। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे पास डाइटरी फूड का। तो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हमारे पास यूज़ ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ है, कंटेनिंग आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। हमारे पास एक कंडीशन ये भी है, जब जिन लोगों को कंस्टिपेशन होती है उनको एक डिजीज़ और हो जाती है जिसको बोलते हैं पाइल्स, हेमोरॉइड्स, ठीक है। इसके दो नाम हैं। ये क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है एनस जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी कुछ इस तरह ऐसी शेप में है ना, तो अब ये यहाँ पर जो इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन का, फिर लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, एनस का, ठीक है ना। तो ये लास्ट पॉइंट जो है एनस कहलाता है हमारा। यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ पर फीसिस स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट जो होगा इसको एनस कहते हैं। एनस की जो वॉल होती है इसकी सराउंडिंग में, मतलब कुछ इसकी जो सराउंडिंग में जो वॉल होती है, यहाँ पर जो इसकी वेंस होती हैं वो स्वेलिंग हो जाती हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पाइल्स। क्या कहते हैं, पाइल्स, ठीक है। हेमोराइड्स भी कहते हैं। तो ये उन लोगों को होती है जिनको कंस्टिपेशन होती है। तो इसी वजह से उन लोगों को भी डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन होगी तो कंस्टिपेशन तो ये समझ लें कि 100 डिजीज़ और काज करती है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ पॉइजनस मटेरियल भी होता है। तो वो जब बॉडी से डिस्चार्ज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं। और इसमें क्या होगा, ब्रेन के साथ जो कनेक्शन होता है हमारी बॉडी का, वो भी वीक होने की वजह से भी होता है ये काम, दिमाग का और बॉडी के साथ, क्योंकि पूरी बॉडी के साथ हमारा कनेक्शन है दिमाग का। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं फिर ऐसी कंडीशन में एक और कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ट्यूमर इन रेक्टम और एनस। रेक्टम और एनस एक ही नाम है, ठीक है ना, एनस लास्ट पॉइंट को ही बोलते हैं। तो वहाँ पर ट्यूमर भी हो सकता है। ट्यूमर एक्स्ट्रा सेल जो प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको हम
ट्यूमर उनको भी बोलते हैं, किसको कहते हैं, कैंसर सेल को भी ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ट्यूमर भी हो जाता है, रेक्टम ट्यूमर इन रेक्टम। द ट्रीटमेंट ऑफ कंस्टिपेशन आर चेंज इन डाइट, हमें डाइट अपनी चेंज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और लेग्जेटिव पैराफिन में बी इन सम केसेस टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन। अब यहाँ पर कुछ हमें पर हमारे पास फिर इसकी ट्रीटमेंट के लिए यही है कि लेग्जेटिव पैराफिन इस तरह की कुछ दवाई इस्तेमाल की जाती है ताकि वो इसको थोड़ा इजी कर सके कंस्टिपेशन को रोकने के लिए। अच्छा, अल्सर क्या है, पेप्टिक अल्सर, और ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ही। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है ड्यूडिनम, वहाँ पर होता है, और स्टमक के पास, स्टमक में होता है। तो स्टमक हमें पता है स्टमक की कैसी शेप होती है, स्टमक की शेप कुछ इस तरह होती है, ठीक है। और यहाँ हमारा ड्यूडिनम भी यहीं पर होता है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ड्यूडिनम है, और ये हमारा स्टमक है। तो स्टमक जो है हमारा क्या करेगा, स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, और यहाँ पर हमारे पास HCl मौजूद है, तो ये यहाँ पर जो HCl है, और यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। चलो पहले इसको बताऊँ, इसमें क्या लिखा है, इट इज़ अ सोर इन गट लाइनिंग एंड कैन बी डिफरेंट ऑर्गन सच एज अल्सर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। स्टमक में जो अल्सर होगा उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, और जो ड्यूडिनम में होगा उसको ड्यूडिनल अल्सर कहा जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको इस पॉइंट बताया कि फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टमक का हो गया, उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है उसको ड्यूडिनम कहते हैं। आप पहले की वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है। अल्सर ऑफ एसोफेगस इज कॉल्ड एसोफेगस अल्सर एंड ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज़ ऑफ एसिटिक गैस्ट्रिक जूस। अच्छा जी, तो स्टमक की में जो लाइनिंग होती है और वो उसकी जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं गैस्ट्रिक अल्सर से, क्योंकि बॉडी में यहाँ पर इस तरह कंडीशन है, HCl ज़्यादा बनेगा और गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो स्टमक की जो वाल है, स्टमक की वाल ये हो गई, और बाहर की जो वाल है उसको बोलेंगे म्यूकस। क्या बोलेंगे, म्यूकस। तो इस गैस्ट्रिक जूस की वजह से ही म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ से फटना शुरू हो जाती है, और फिर क्या करेगी वो, जब फटेगी या ख़राब होने लगेगी तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगी, फिर वो स्टमक की जो इंटरनल वाल है जहाँ से और बहुत ज़्यादा ये प्रोटीन की बनी हुई, इसमें से भी एंजाइम सिक्रीशन हो रही होती है, तो ये उसको क्या करेगी, स्टमक की वॉल को एंजाइम जो हैं खाना शुरू कर देंगे। ये एंजाइम जो हैं डाइजेस्ट करने लग जाएंगे, इसकी वजह से यहाँ पर इस ये जो है अल्सर बनने लग जाएगा। अल्सर की यही कंडीशन होगी कि वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन या ड्यूडिनम वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगी, फटने लग जाएगी, तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमने बताया था मैंने आपको एंटासिड, ठीक है ना, ये एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग सिरप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप देखिएगा वाइट कलर के जो सिरप हमें दिए जाते हैं, जब हमारी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एंटासिड हम देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के राइजिक वगैरह, इस तरह के सिरप वगैरह हम यूज़ करते हैं ताकि एसिडिटी को न्यूट्रल किया जा सके। और ये जो पेप्टिक अल्सर जो अल्सर है ये एंटी एच पाइलोरी बैक्टीरियल डिजीज़ भी से भी हो सकता है, हेलिको बैक्टीरिया, ठीक है, एंटीवायरस। अच्छा, हेलिको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी एच पाइलोरी, एंटी एच पाइलोरी टेस्ट करवाया जाता है जब बॉडी में वायरस आ जाता है, ठीक है। तो वायरस आने की वजह से भी अल्सर हो जाता है, तो एंटी एच पाइलोरी का टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
सूजन वगैरह भी, फिर जाहिर सी बात है स्टमक जब ख़राब होना शुरू होगा तो सूजन वगैरह भी आएगी। और ये सारा इसमें फिर एस्प्रिन की टैबलेट वगैरह दी जाती है इस कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए। लेकिन उससे फिर और ज़्यादा जब पेन किलर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसके काजेज़ क्या हैं, किस वजह से होती है? स्मोकिंग, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरह की चीज़ें, स्पाइसी फूड वगैरह खाने से अल्सर बनता है। क्योंकि अल्सर तभी बनेगा जब वो एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा बनेगा तो वो वाल जो होगी इंटेस्टाइनल वाल उसको डैमेज कर देगा। फ्यू ऑफ साइन आर एस अंडर एब्डोमिनल बर्निंग, और सीने में जलन वगैरह, पेट में जलन, बेचैनी, आग महसूस होना, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन होना। और क्या लिखा हुआ है? रश ऑफ स्लाइवा आफ्टर एन एपिसोड ऑफ रेगुलराइजेशन, ठीक है, जो हमने खाना वगैरह खाते हैं वो हज़म नहीं होता ठीक तरीके से, और मतली वगैरह होता है, भूख कम होती है, वेट लॉस होने लग जाता है। और अल्सर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन अल्केलाइन कंपोजिशन, जो मैंने अभी बताया कि हमने एसिड और बेस पढ़ा हुआ है, आप केमिस्ट्री के लेक्चर में देख लीजिएगा। हमें पता है कि एसिड और प्लस बेस या अल्कली सेम नाम है, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाते हैं। ये आप केमिस्ट्री के लेक्चर में देख सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन तभी होगी जब एसिड और बेस मिलते हैं। तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एसिड मौजूद है, जब वो एसिड बॉडी में मौजूद है उसको न्यूट्रल करने के लिए आपने, डॉक्टर ने आपको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिरप दिया, ठीक है, तो वो उसको न्यूट्रल करेगा, अल्कलाइन नेचर का होगा। तो ये इसके साथ ये चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया है। इसका पूरे चैप्टर आप देख सकते हैं, बुक भी ख़त्म होने वाली है, सारे लेक्चर आपके मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 9।